उदय एजुकेशन हिंडौन के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हमारा ये कक्षा 8 की प्रश्नावली एक है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं के कुछ जो संक्रियाएं होती है, जैसे कि जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, या फिर परिमेय संख्याओं में कुछ नियम होते हैं जैसे कि क्रम विनिमयता का है, साहचर्य का है, या फिर वितरण नियम है। जो भी ये सारे नियम है हमें इन संख्याओं के लिए पढ़ने हैं। तो इनसे पहले हमने कुछ परिभाषाएं पहले वैसे पढ़ चुके हैं हम। जैसे ये थी हमारी पहली संख्या थी प्राकृत संख्या, इनको हम वैसे पढ़ चुके हैं पहले मैंने वीडियो डाल रखी है, उसमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो इनके लिए थोड़ी थोड़ी हिंट में दे देती हूँ क्या होती है ये। और अगली है हमारी पूर्णांक संख्या, और फिर उसके बाद में हम कौन सी पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। तो पहले इनको थोड़ा थोड़ा सा देख लो कि ये संख्याएं होती क्या हैं। तो पहली हमारी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है इनकी, 1 से लेकर के कहाँ तक चलती है ये, अनंत तक। मतलब कि वो संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होंगी 1 से और कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। तो अब प्राकृत संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती है हमारी, 1 से लेकर के अनंत तक। और पूर्ण संख्याओं में क्या है, जब यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को और ऐड कर दें, किसको ऐड और कर दिया जाए, 0 को, मतलब कि 0 से अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी वो हमारी कौन सी होंगी, पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। पूर्ण संख्याओं में क्या होगा, 0 से लेकर के अनंत तक। फिर अगला होता है हमारा पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं होती है वो देखना है। जैसे ये हमारी क्या है, एक संख्या रेखा है, यहाँ पे बीच में क्या ले लिया मैंने, 0। तो हमें पता है जो धनात्मक तो उधर क्या होती है, मतलब कि जो दाईं तरफ है उधर तो हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं और वो कहाँ तक जाती है, अनंत तक। ऐसे यदि मैं बाईं तरफ देखूं, कहाँ पर, बाईं तरफ, तो बाईं तरफ कौन सी होती है संख्याएं, ऋणात्मक, जो कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो ये अनंत, यहाँ पे कौन सा अनंत है, माइनस का, यहाँ पे कौन सा अनंत है, प्लस का। तो इन सभी संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याओं का समूह है उसे ही क्या कहेंगे हम, पूर्णांक संख्या। अगला है हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय जिसको हमें पढ़ना है, इसमें इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है इसको, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो। क्या, वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P किसका काम करता है, एक प्रकार से P करता है अंश का काम, और Q किसका काम करता है, यहाँ पे हर का। मतलब कि वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहाँ पे Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो हर है हमारा, उस हर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी के इसके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, तथा जहाँ पर Q का मान क्या ना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो वो संख्याएं कौन सी होती हैं, हमारी परिमेय। और परिमेय के बाद में कौन सी होती हैं, अपरिमेय, जिनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो बाकी सब क्या होंगी, हमारी अपरिमेय संख्या। और इसको डेफिनेट करें यदि हम, तो क्या होगी, वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकते हो, P/Q के रूप में ना लिख सकते हो। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, Q का मान 0 होगा यहाँ पे। तो ये संख्याएं कौन सी होती है, हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो इनको ध्यान रखना है। इन्हीं को मैं पहले बता देती हूँ। प्राकृत संख्याएं तो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से होती है, 0 से लेकर अनंत तक। और पूर्णांक क्या होती है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह। और परिमेय क्या होती है, जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकते हो। तो अब इनके लिए हमें कुछ संक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, ये होती क्या है, तो उन्हीं को देखना है हमें। तो देखिए, हम इसमें आगे परिमेय संख्याओं के लिए कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन से गुणधर्म है जो पालन करते हैं और कौन कौन से का ये पालन नहीं करते हैं। तो इनके लिए सबसे पहला देखते हैं हम कौन सा, छोटी छोटी चीजें जो मैंने पहले वीडियो में बता दी हैं, तो उनको मैं बता नहीं रही हूँ यहाँ से दोबारा से। तो अब मैं इसमें जो अलग है उसको देख लेते हैं। तो पहला है हमारा परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए पहला है इसका क्रम विनिमयता नियम।
क्रम विनिमयता नियम क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमें पता है कोई भी संख्याएं हैं उनमें हम कितनी संक्रियाओं को लगा सकते हैं, 4 को। पहली तो कौन सी होती है, योग, और दूसरी कौन सी होती है, व्यवकलन, और तीसरी कौन सी होती है, गुणन, और चौथी कौन सी है, भाग। हम कोई भी संख्याएं उनमें क्या 4 संक्रियाओं को पढ़ते हैं, पहली तो है योग, अगली व्यवकलन, गुणन और भाग। इन चारों के लिए हमें देखना है कि कौन कौन से परिमेय संख्याओं में योग में क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है, व्यवकलन में हो रहा है कि नहीं, गुणन में हो रहा है कि नहीं, भाग में हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, योग। पहला ले लेते हैं हम योग। योग के लिए देखना है तो परिमेय संख्याओं को लिया है हमने, और हमें पता है कि योग को हमें देखना है, और नाम है इसका क्रम विनिमयता। मतलब कि इसमें क्रम का जो भी कुछ होगा वो क्रम के रिलेटेड में होगा। जैसे मैंने कोई परिमेय संख्या ली, पहली मैंने ले लिया यहाँ पर 4, और एक ले ली मैंने 5। हमें पता है 4 कैसी है, परिमेय संख्या है, 5 भी कैसी है, परिमेय संख्या। और यहाँ ये मत सोचना कि यहाँ पर हर है ही नहीं है, इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1, इसके नीचे भी हम क्या लगा सकते हैं, 1। तो पहले मैं इसको ये देख ले, ये बता देती हूँ तुम्हें, प्राकृत संख्याओं के लिए ले लेते हैं। मान लो कि ये कौन सी संख्या ली है मैंने, प्राकृत संख्या है। परिमेय संख्याओं के लिए भी बताऊंगी, पहले मैं इसमें ऐसा करती हूँ, परिमेय संख्याओं के लिए बता देती हूँ, प्राकृत संख्याओं के लिए तुम्हें बता देती हूँ ये। तो जैसे हमने पढ़ा है प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 से लेकर के अनंत तक जाती है। तो मैंने 2 संख्याएं ले ली, एक तो ले ली मैंने प्राकृत संख्या कौन सी, 4, और दूसरी ले ली कौन सी मैंने, 5। 2 प्राकृत संख्याएं ली है। उन प्राकृत संख्याओं में हम योग के लिए कौन सा नियम देख रहे हैं, क्रम विनिमयता का नियम। पहली संख्या कौन सी ली है हमने, प्राकृत, उसके बाद में हम पूर्ण ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, पूर्णांक, और फिर ले लेंगे हम परिमेय। सबके लिए देख लेते हैं, ये हमने लिए 4 और 5। तो इनमें क्या है, योग के लिए ले रहे हैं, तो 4 + 5 कर दिया, बताओ कितना आएगा ये, 9। अब हमें देखना कौन सा है, क्रम विनिमयता का नियम। तो क्रम विनिमय मतलब कि क्रम का क्या होना है, विनिमय मतलब कि चेंज। तो जो पहले 4 है और फिर क्या है 5, तो यदि मैं इनका क्रम चेंज कर दूं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 + 4। तो बताओ फिर भी कितना आ रहा है, 9। मतलब कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो दोनों में सेम आ रहा है। तो योग में प्राकृत संख्याओं के लिए देखना है कौन सा नियम, क्रम विनिमयता का नियम। तो 4 + 5 किया तो भी 9 आ रहा है, और 5 + 4 किया तो भी 9 आ रहा है। मतलब कि योग के लिए क्रम विनिमयता नियम का क्या हो रहा है यहाँ पर, पालन। अब ये तो हो गया योग के लिए। अगला ले लेती हूँ मैं क्या, व्यवकलन, मतलब कि बाकी जिसे कहते हैं उसके लिए देखते हैं कि ये नियम फॉलो होता है या नहीं। तो जैसे मैंने लिया वही प्राकृत संख्या ही ले रहे हैं, तो पहली तो ले ली मैंने 5 और दूसरी ले ली 4। इन दोनों में क्या करना है, व्यवकलन करना है। तो दोनों को मैंने घटा दिया, बताओ कितना आ रहा है, 1। और ये हमें क्रम विनिमयता को ही देखना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, चेंज कर दें ऑर्डर को, इनके को क्रम को चेंज कर दें। तो पहले 5 था, उसकी जगह मैंने क्या कर दिया 4, और 4 की जगह मैंने क्या कर दिया 5। यदि इनको तुम घटाओगे तो देखना है ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, दोनों पे क्रम कैसे, दोनों पे साइन कैसे है, अलग अलग है दोनों पे चिन्ह। तो संख्याएं आपस में घटेंगी और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आता है, तो ये कितना हो जाएगा, -1। मतलब कि तुम यहां देखोगे तो यहां तो कितना आ रहा है 1, और यहां कितना आ रहा है -1। तो बताओ इन दोनों में अंतर है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो धनात्मक संख्या है, ये कैसी है, हमारी ऋणात्मक है। तो इनका जो आंसर है वो कैसा है, अलग अलग है। मतलब कि यहाँ पर क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रम चेंज किया है, तो यहाँ प्लस का, यहाँ पे माइनस का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रम चेंज, आंसर चेंज हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो क्रम विनिमयता नियम है उसका पालन नहीं हो रहा है। ऐसे ही फिर हम देखते हैं किसके लिए, गुणन के लिए। तो गुणन के लिए भी मैं कोई 2 संख्याएं ले लेती हूँ, प्राकृत संख्याएं। तो मैं इन्हीं को ले लेती हूँ, जैसे एक ले लिया मैंने 4, एक ले लिया मैंने 5, दोनों का गुणन किया। तो बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 चौका 20। अब फिर इनका मैं क्रम चेंज करूंगी ऐसे ही, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 4, ये भी कितना आ रहा है 20। मतलब कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो गुणन में भी क्या आ रहा है, क्रम विनिमयता नियम का पालन करवाएंगे तो सेम आंसर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे भी क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। और ऐसे फिर मैं अगली ले लेती हूँ, किसके लिए, भाग के लिए। तो भाग के लिए कुछ ऐसी संख्या ले लेती हूँ, मैं इन्हीं को ले लेती हूँ। देखो, तो पहली तो ली मैंने 4 और भाग क्या 5, और दूसरा क्या लेंगे हम 5 भाग 4। तो 4 में 5 का भाग दोगे तो ऐसे ही तो दोगे, और एक बार क्या देना है, ये देना है भाग हमें।
तो पहले हम दे रहे हैं क्या, 4 में भाग किसका, 5 का, तो यहाँ दे दो 5 का देना है 4 में, तो पहले तो जाएगा ही नहीं, 10 पॉइंट लगाओ और क्या बढ़ा दो 0, और ये कितना हो जाएगा 5 अट्टे 40। तो मतलब कितनी बार जा रहा है ये भाग, 8 बार। इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो 4/5, मतलब कि 4 में भाग किसका दे रहे हैं, 5 का, तो कितना आ रहा है 0.8। अब ऐसे फिर इसमें देख लो, 5 में भाग किसका दे रहे हैं, 4 का, तो 5 में भाग दे रहे हैं 4 का, तो 4 एकम 4, बचा 1, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दी 0, 4 दूनी 8, तो लगभग कितना आ रहा है ये, इसको 5/4 लिख सकते हो, ये आ रहा है कितना 1.2। तो यहाँ भी देखो आंसर चेंज हो रहे हैं, यहाँ 0.8 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 1.2। तो यहाँ भी क्या है, हमारा क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो इससे हमें एक चीज निकालनी है, क्या, जो रिजल्ट निकालना है वो क्या होगा, किसके लिए देख रहे हैं, क्रम विनिमयता नियम को देख रहे हैं, और वो भी किन किन में, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग में। और सबसे पहले लिए मैंने कौन सी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं ली है, तो प्राकृत में मैंने पहले ले लिया योग के लिए लिया है मैंने, 4 + 5 कितना आ रहा है 9, और 5 + 4 भी कितना आ रहा है 9। फिर यहाँ व्यवकलन में लिया है 5 - 4 1, और 4 - 5 कितना आ रहा है -1। और यहाँ पे क्या है, हमारा आंसर अलग अलग है, यहाँ आंसर कैसा है, सेम है। यहाँ गुणन किया है हमने, 4 × 5 तो 20 आ रहा है, और 5 × 4 ये भी कितना आ रहा है 20। यहाँ 4 में 5 का भाग दे रहे कितना आ रहा है 0.8, और यहाँ पे 5 में भाग 4 का दे रहे तो कितना आ रहा है 1.2। मतलब हमें ये चीज देखना है यहाँ पे कि कौन कौन सा ऐसा संक्रिया है जिसमें कि क्रम विनिमयता नियम का पालन हो रहा है, और कौन कौन सी संक्रियाएं वो है जिनमें क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, और यहाँ भी क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, परंतु जो ये दोनों संक्रियाएं हैं उनमें क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो यहां से क्या लिख सकते हो, प्राकृत संख्याओं में योग तथा इधर लिख देते हो इनको, प्राकृत संख्याओं में योग तथा गुणन के लिए तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, और व्यवकलन तथा भाग के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, ये तो हमने कौन सी संख्याओं के लिए लिया है, प्राकृत संख्याओं के लिए। यदि ऐसे हम पूर्ण संख्याओं के लिए भी लें तो यही कंडीशन फॉलो होगी उसमें भी, क्योंकि उसमें क्या होगा, केवल हम 0 को ले सकते हैं, 0 को अलग देख सकते हैं, क्योंकि 0 ही तो एक्स्ट्रा होती है पूर्ण में बजाय प्राकृत के। तो उसमें भी क्या होगा, प्राकृत संख्याओं के साथ में क्या लिख सकते हो तुम, पूर्ण संख्याएं भी लिख सकते हो। तो पूर्ण संख्याएं भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनमें, पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें योग में और गुणन में तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, और भाग और व्यवकलन में इसका पालन नहीं होता है। ये तो हमने किसके लिए देखा है, प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के लिए। अब हम इसके लिए देखते हैं क्या, पूर्णांक संख्याओं के लिए क्या होती है, ये देखना है हमें। तो हमने पता है कि जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो क्या होती है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही कहा जाता है। तो मैं ले लेती हूँ क्या, पूर्णांक के लिए, ऐसे ही हमें पहले वाले की तरह ही लेना है। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ क्या, योग। और पूर्णांक में ऐसा करते हैं हम कि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह ही तो होता है। तो एक को मैं धनात्मक ले लेती हूँ, एक को ले लेती हूँ क्या, ऋणात्मक। तो जैसे मैंने एक संख्या तो ले ली क्या, -3, और एक ले ली मैंने +4। ये दो संख्याएं ली है मैंने, और दोनों कैसी है, पूर्णांक ही मानोगे, एक ऋणात्मक लिए एक धनात्मक लिए। कोई जरूरी नहीं है कि तुम इनको ऋणात्मक ही ऋणात्मक लो या फिर धनात्मक ही धनात्मक लो, कैसे भी ले सकते हो उल्टा सीधा, एक प्लस को एक माइनस की, वैसे भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मुझे देखना है योग के लिए, उसके बाद देखेंगे हम क्या, व्यवकलन के लिए, उसके बाद देख लेंगे क्या, गुणन के लिए, और उसके बाद में देख लेंगे किसके लिए, भाग के लिए। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ क्या, योग के लिए। मतलब कि दोनों पूर्णांक संख्याओं को हमें, अपूर्णांक संख्याओं को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो पहले लिख देती हूँ मैं -3 + 4, जोड़ दिया इनको। और एक बार क्या करना है, हमें क्रम चेंज करके जोड़ना है। तो +4 पहले लिख दिया, और इसको जोड़ना है किसके साथ में, -3 के साथ। तो पहला तो जोड़ दिया मैंने, -3 + 4 ये जोड़ दिए। फिर इनका मैंने अगली बार में क्या किया है, क्रम चेंज किया है। तो क्रम चेंज करके ये +4 पहले लिख दिया, और ये -3 क्या लिख दिया पीछे, और दोनों को हमने जोड़ा ही तो है, तो ये दोनों जोड़ दिए। तो यहां से देखना है हमें कि क्या आएगा, ये क्या है, -3 है,
और ये क्या है, प्लस का 4 है। दोनों पे चिन्ह कैसे कैसे अलग अलग है, क्योंकि ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि यदि दोनों पे साइन अलग होते हैं, दोनों पे चिन्ह अलग होते हैं, तो संख्या हमारी आपस में घटती है, पर चिन्ह कौन सी का आता है, बड़ी संख्या का। तो यहाँ देखो दोनों पे चिन्ह अलग है, तो संख्याओं को हम आपस में घटाएंगे, तो घटाने पे तो कितना आएगा हमारा 1, क्योंकि 4 में से 3 गए, 1 ही तो बचेगा। परंतु चिन्ह में बताती हूँ कौन सी का आता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या पे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो ये किसका आ जाएगा हमारा, प्लस का 1। अब ऐसे फिर इसको देखना है हमें, तो बताओ ये क्या है, प्लस का 4 और ये प्लस का और ये माइनस का, और यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा कोष्टक। कोष्टक का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से गुणा। तो प्लस का माइनस का यदि हम गुणा करें तो क्या आता है, माइनस आता है। तो इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, प्लस का 4 और माइनस का 3, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस। तो फिर से यही नियम लगाना है हमें कि दोनों संख्याओं पे चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है, एक पे प्लस का है, एक पे माइनस का है, तो दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी, घटेंगी। घटा दो, ये कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गए 1। और ये भी बता रखा है कि मैंने जो बड़ी संख्या पे चिन्ह होता है वही क्या होता है, उसके आंसर पे चिन्ह लगता है। तो ये भी किसका लगेगा, यहाँ पे प्लस का। ये तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो इसको एक बार मैं बता देती हूँ कि इसको करते कैसे हैं। यदि दोनों संख्याओं पे हमें चिन्ह अलग अलग दिखाई देते हैं, एक पे प्लस का, एक पे माइनस का, तो हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, घटाएंगे। दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, घटाएंगे। और वो घटा लेना तुम ऐसे कि जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी को घटा देना। तो मैंने ये घटा दिया। अब हमें देखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह तुम्हें वो लगाना है जो बड़ी संख्या के ऊपर होता है हमारा, वो ही चिन्ह आंसर में आता है। तो यहाँ पे एक माइनस का 3 है, ये किसका है, प्लस का 4 है। तो दोनों संख्याएं आपस में घटा दी, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है दोनों पर, तो चिन्ह लगा देंगे हम बाद में। पहले तो घटा दिया 1 और बड़ी संख्या पे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ लगा दिया मैंने प्लस का चिन्ह। ऐसे फिर यहाँ किया है, ये 4 था, क्योंकि क्रम चेंज किए, 4 प्लस माइनस का 3। तो पहले तो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो किसका आएगा, माइनस ही तो आता है। तो ये असमान चिन्ह जब आपस में गुणा होते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। तो हमारी संख्या फिर से ऐसी बन गई है, देखो ये कि प्लस का तो 4 और माइनस का 3, मतलब कि दोनों पे चिन्ह अलग अलग है और संख्या आपस में क्या होंगी, घटेंगी। और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो मैंने घटा दिया और चिन्ह किसका लगा दिया, बड़ी संख्या का। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 1 1 ही है। तो ऐसे फिर यदि मैं, ये तो किसके लिए, हमारा योग के लिए, तो यहाँ से क्या कह सकते हो कि योग के लिए जो क्रम विनिमयता नियम है उसका क्या हो रहा है, अनुसरण हो रहा है कि नहीं। अब ऐसे ही मुझे यदि व्यवकलन में देखना है, बाकी में देखना है, तो वो क्या करेंगे, देखो पहले -3 में से क्या घटाना है, प्लस का 4, तो ये मैंने यहाँ घटा दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, क्रम चेंज करोगे, तो क्रम चेंज कर दो, प्लस का 4 और घटाना क्या है इसमें से, माइनस का 3। दोबारा देख लो ये क्या किया मैंने, पहले हमने -3 में से क्या घटा रहे हैं, प्लस का 4, तो -3 में से घटा रहे हैं प्लस का 4। और अगली बार में क्या कर रहे हैं, क्रम चेंज करोगे तो प्लस का 4 यहाँ आ गया, और फिर ये क्या करोगे, माइनस का 3। तो यही हमें नियम लगाने पहले की तरह ही। क्या करोगे, देखो ये माइनस का 3 तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कोष्टक का मतलब गुणा, तो आपस में गुणा हो रहे हैं, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और फिर क्या है 4, ठीक है। ये 3 था माइनस का, और ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 4। तो अब फिर हमें देखना है कि दोनों पे चिन्ह कैसे हैं, सेम है, दोनों पे चिन्ह माइनस माइनस के। तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि जहां भी असमान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं आपस में हम क्या करते थे, घटाते थे। यदि दोनों पर चिन्ह सेम है, दोनों संख्याओं पर चिन्ह सेम है, तो वो संख्याएं आपस में जुड़ेंगी। यदि दोनों संख्याओं पर चिन्ह सेम होता है तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। चिन्ह हमें लगाना कौन सी का है, बड़ी का ही लगाना है, उसमें तो कोई सा भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर तुम्हें ध्यान ये रखना है कि हमेशा चिन्ह किसका ही लगाना है, हमें बड़ी वाली संख्या पे जो होता है वो। तो ये यहाँ -3 और यहाँ -4, तो -3 और -4 को जोड़ोगे तो ये तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पे तो 7, और चिन्ह किसका लगाना है, बड़ी संख्या का, तो कितना आ जाएगा, -7। अब ऐसे फिर इसको हमें हल करना है, तो ये तो हमारा किसका 4 है, प्लस का 4, और यहाँ देखो ये माइनस का दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और माइनस यदि आपस में गुणा होंगे तो क्या बन जाएंगे वो, प्लस के, तो प्लस के। और ये कितना चल रहा है हमारा 3, ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या आया है, यहाँ पे प्लस आया है, ध्यान रखना। फिर देखना अभी जो हमने नियम बताया था कि यदि दोनों पे चिन्ह सेम होते हैं तो संख्याओं को जोड़ते हैं, तो चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का। तो ऐसे ही देखो यहाँ भी चिन्ह दोनों पे कैसे है, सेम है, प्लस प्लस के, तो दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। पर चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो प्लस का
बड़ी संख्या पे चिन्ह है प्लस का, तो इस पे भी चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। तो तुम यहाँ देखोगे तो एक पे तो किसका आ रहा है, माइनस का 7, और एक पे किसका आ रहा है, प्लस का 7। तो बताओ दोनों सेम है क्या संख्याएं? नहीं है, मतलब कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्या? व्यवकलन। तो व्यवकलन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। कौन सी संख्याओं के लिए? पूर्णांक संख्याओं के लिए। अगला देखना है हमें गुणन के लिए, तो देख लो ये क्या, माइनस का 3 गुणा प्लस का 4, गुणा कर दिया ये, इसको मैं कोष्टक में रख देती हूँ। ऐसे फिर क्रम चेंज करना है हमें इसका, तो प्लस का 4 गुणा माइनस का 3। तो एक पे संख्या पे किसका चिन्ह, माइनस का, एक पे किसका चिन्ह, प्लस का, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो गुणा होने पे दोनों चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो किसकी आती है, माइनस की। तो 3 चक्कू 12, यहाँ भी प्लस का, ये किसका, माइनस का, दोनों आपस में अलग अलग गुणा होंगे, एक पे प्लस का एक पे माइनस का, तो क्या आता है, माइनस का ही आता है, तो माइनस का 12। तो यहाँ देखोगे तो दोनों संख्याओं के आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, मतलब कि ये क्रम विनिमय नियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे पालन हो रहा है। तो यहाँ भी क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। अब देखना है हमें भाग में, तो भाग में देखते हैं -3 भाग 4 और एक बार 4 भाग -3, मतलब क्या लिखोगे इसको, -3 में भाग किसका दे रहे हैं, 4 का, और यहाँ क्या लिखोगे, 4 में भाग दे रहे हैं किसका, -3 का। तो यहाँ तो तुम वैसे भी देख सकते हो, यहाँ तो 3 में भाग लग रहा है किसका, 4 का, और यहाँ पे 4 में भाग लग रहा है 3 का। तो इसको 3 में किसका भाग दे रहे हैं, 4 का, और यहाँ पे 4 में भाग दे रहे हैं किसका, 3 का। तो इसको हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, शुरू में पॉइंट लग जाएगा, इसमें क्या बढ़ा दोगे 0, और 4 छक्की 24, 4 सत्ते 28, तो लगभग कितना आ रहा है, यहाँ तो पॉइंट 7 के समथिंग में कुछ आएगा। और ऐसे यदि मैं यहाँ भाग दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, तो लगभग 1 पॉइंट कुछ के समथिंग में आएगा। तो यहाँ तो किसका आ रहा है हमारा, माइनस का पॉइंट 7 के समथिंग में कुछ आएगा, और आगे भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का पॉइंट 7 के अलावा कुछ, और यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब कि दोनों अलग अलग ही तो है आंसर। यदि तुम 3 में 4 का भाग दोगे, एक बार 4 में 3 का भाग दोगे, तो दोनों से आंसर कैसे आने वाले हैं, हमारे अलग अलग आने वाले। और ये ध्यान रखना कि माइनस भी साथ में लग जाएगा। तो दोनों के यदि आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो बताओ ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि पूर्णांक संख्याओं के लिए योग और गुणन में ही क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, और व्यवकलन और भाग में क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं होता है। तो यही तो हमारे लिए किसके था, अपूर्ण संख्याओं के लिए था, और यही किसके लिए था, प्राकृत संख्याओं के लिए, यही किसके लिए, पूर्णांकों के लिए। तो ये ध्यान रखना कि पूर्ण संख्या हो या फिर प्राकृत हो या फिर पूर्णांक हो, उसमें योग और गुणन में तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, और व्यवकलन और भाग में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो इसके लिए हम लास्ट में किसके लिए देख लेते हैं, ये परिमेय संख्याओं के लिए अब देख लेते हैं। अब इसके बाद में हमने पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक संख्याओं के लिए तो इस क्रम विनिमयता नियम को देख लिया है। अब हम देख लेते हैं किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, जो कि हमारी प्रश्नावली में है ये परिमेय संख्या, ये प्रश्नावली का नाम। तो अब हम किसको देखते हैं, ये लिखना पहले से परिमेय संख्याओं के लिए। तो पहले हमें क्या देखना है, योग के लिए, उसके बाद में क्या देखना है, व्यवकलन के लिए, उसके बाद में देखना है किसके लिए, गुणन के लिए, और उसमें देखना है किसके लिए, भाग के लिए। तो मैं कोई भी 2 संख्याएं ले लेती हूँ, तो कोई भी 2 संख्याएं ले लो। जैसे मैंने ले लिया, एक तो ले ली मैंने क्या, 2/3, और एक ले लेती हूँ मैं क्या, 3/2। 2 संख्याएं ले लिए मैंने, दोनों कैसी ली है, परिमेय संख्या, 2/3 और 3/2। जरूरी नहीं है कि तुम इनको ही लो, कोई भी संख्या ले सकते हो, परिमेय संख्या होनी चाहिए केवल। तो सबसे पहले देखना है हमें योग के लिए। तो पहली तो क्या है हमारी 2/3, और दूसरी क्या है हमारी 3/2। योग के लिए लगा दिया हमने यहाँ पे। और फिर ऐसे यदि इनको मैं क्रम चेंज करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 2/3। अब इनको हमें हल करना है, देखना है कि आंसर इसके कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं या फिर अलग अलग आ रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, ये जोड़ों को तुम पहले भी करके आए हो, भिन्नों वाले जोड़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 और 3 का क्या लोगे, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, जो कि कितना आ रहा है, 6। तो 3 का भाग दोगे 6 में, 3 दूनी 6, अब 2 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, प्लस यहाँ 2 का भाग दोगे किसमें, 6 में 3 बार, और 3 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 9, मतलब कितना आ रहा है ये 13/6।
इसको तुम ऐसे ही रहने देना, आगे हल मत करना, क्योंकि हमें कौन सी देखना है, परिमेय संख्याएं देखनी है। तो 13/6 ही रहने दो इसको, और फिर दोबारा से मुझे ये करना है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रम चेंज किया है तो उसको देखना है। तो यहाँ भी देखो क्या आएगा एलसीएम, वही 6 ही आ रहा है, 6 2 3 6 3 बार गया, और 3 का गुणा 3 से किया तो 9, प्लस फिर 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 गुणा 2 से करोगे तो कितना 4, मतलब कि वही कितना आ रहा है 13/6। मतलब हमने जो परिमेय संख्या है उनका योग किया है, और वो भी क्रमों को चेंज करके, क्रम विनिमय है तो क्रमों को चेंज करना है, तो क्रमों को चेंज करके जो हमने किया है, तो आंसर दोनों कैसे आ रहे हैं हमारे, सेम आ रहे हैं। मतलब ये क्रम विनिमय नियम का क्या हो रहा है, यहाँ पर पालन हो रहा है। और फिर हमें देखना है क्या व्यवकलन के लिए, मतलब कि दोनों को घटाना है। तो पहला तो ले लिया मैंने 2/3 माइनस 3/2, और अगला ले लेते हैं हम 3/2 माइनस 2/3। क्रम चेंज कर दिया यहाँ पर हमने, पहली वाली कहाँ लिख दी दूसरे नंबर पर, दूसरी वाली कहाँ लिख दी पहले नंबर पर। तो इसको हल करना है हमें, तो वही लघुत्तम तो कितना आएगा इसका 6, तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4 माइनस 2 3 6 3 3 9, मतलब कितना आ रहा है, इसको लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 5/6। अब ये ध्यान रखना कि एक संख्या किसकी है प्लस की, एक संख्या किसकी है माइनस की, दोनों पे चिन्ह अलग अलग है तो दोनों संख्याएं आपस में घटेंगी, और चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का, तो दोनों को घटा दो, घटाने पे 5, और चिन्ह किसका बड़ी संख्या क्या है 9, 9 पे माइनस का तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 5/6। अब ऐसे फिर इसको घटाना है हमें, तो बताओ लघुत्तम वही कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है, 2 3 6 और 3 9। लघुत्तम तो लेते हैं पहले, इनका लघुत्तम लो, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा 3 से 9 बार, माइनस ही जाएगा माइनस, फिर 3 का भाग किस में 6 में 2 बार, और 2 का गुणा 2 से कितना आ जाएगा 4, दोनों को घटाओगे कितना आएगा 5/6। अब यहाँ देखो ये तो माइनस का, ये किसका प्लस का, तो बताओ दोनों अलग अलग है उत्तर या फिर सेम है, अलग अलग है, तो मतलब कि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। अब देखना है हमें गुणन के लिए, तो गुणन कर दो दोनों का, 2/3 गुणा 3/2 कर दिया एक बार तो, और दूसरी बार में क्रम चेंज करना है, क्रम विनिमय का नियम है, तो क्या हो जाएगा 3/2 गुणा 2/3, यहाँ क्रम चेंज कर दिया। अब हमें पता है ये क्या हो गया, भिन्नों के गुणन हो गए, और भिन्नों के गुणा कैसे करते हैं तुम पढ़ के आए होंगे 6वीं 7वीं क्लासों में, 3 दूनी 6, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो 3 दूनी 6 और 2 3 6, और 6 से 6 कट गया, या फिर ऐसे रहने तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ तो कट रहा है तो इसको मैं काट देती हूँ, 1/1, और 1/1 को मैं क्या भी लिख सकती हूँ, 1 भी लिख सकती हूँ, तो इससे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ऐसे फिर यहाँ हल करोगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, मतलब कि 6/6, इसको भी क्या लिख सकते हो 1/1, मतलब कि 1। तो यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी हमने क्रम चेंज किया है, तो दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, मतलब कि ये क्रम विनिमय नियम का क्या हो रहा है यहाँ पर पालन हो रहा है। अब हमें देखना है भाग में, तो भाग में देख लो, एक बार तो क्या करना है 2/3 भाग 3/2 करना है, एक बार क्या करना है 3/2 भाग 2/3, और हमें पता है ये किसके हो गए, भिन्नों के भाग हो गए। और भिन्नों के भागों को हम कैसे करते हैं, ये तो पहली संख्या तो रहती है ऐसे की ऐसे ही, फिर अगली संख्या को क्या करते हैं गुणा का तो चिन्ह लगा देते हैं, और जो अंश है उसको हर, और हर को क्या बना देते हैं अंश, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ पे चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ ये गुणा किया है हमने, तो अंश तो बना दिया हर, और हर बना दिया अंश, तो ये क्या हो गया 2/3। अब इसको हल कर लो आगे, बताओ ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 3 9, मतलब कितना आ रहा है 4/9। अब ऐसे ही इसको हल करना है हमें, बताओ तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/2 ही रहेगा हमारा, और ये भाग है, भाग को किस में चेंज कर दो, ये गुणा में, और अंश को बना दो हर, हर को क्या बना दो अंश, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको हल करोगे तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो यहाँ भी देखोगे, यहाँ तो क्या आ रहा है 4/9, यहाँ क्या आ रहा है 9/4, तो बताओ दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग है, तो बताओ ये हमारे आंसर सेम नहीं है, तो क्रम विनिमयता नियम का भी पालन नहीं होगा। तो हमने ये किसके लिए देखा है, परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं में भी योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, और व्यवकलन और भाग में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना कि हमने क्या पढ़ा है आज यहाँ पे, तो हमने देखा है पहला कौन सा नियम, क्रम विनिमयता का नियम, और क्रम विनिमय नियम में भी हमने क्या देखा है, इसमें लिख देती हूँ इसको, देखो कि जो हमारी क्रम विनिमय का नियम के लिए, पहले तो ये ध्यान रखना कि क्रम विनिमय नियम होता क्या है, यदि हम क्रमों को चेंज कर दें
पहली का दूसरी संख्या बना दें और दूसरी का पहली संख्या बना दें। तो क्रम विनिमय नियम का पालन, और वो भी हमने किस किस के लिए पढ़ा है? पहली तो किसके लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए, और पूर्ण संख्याओं के बाद में प्राकृत संख्या, उसके बाद में कौन सी ली थी? पूर्णांक संख्या, उसके बाद में कौन सी ली है? परिमेय संख्या। तो इनमें हमने देखा है कि चारों संख्याओं के लिए किस किस में तो पालन हो रहा था। यहां लिख दो योग, यहां लिख दो, यहां लिख लिया मैंने व्यवकलन, और यहां लिख लिया क्या? गुणन, और यहां लिख दिया क्या? भाग। तो अब ये देखना है हमें कि पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय नियम के पालन के लिए योग में होता है या नियम, और योग में पालन होता है कि नहीं? तो योग में होता है, व्यवकलन में नहीं होता, गुणन में होता है, भाग में नहीं होता है। ऐसे ही प्राकृत संख्याओं के लिए भी योग में सभी के लिए होता है, तो ये सभी के लिए पालन हो रहा है योग में, और व्यवकलन में किसी में भी नहीं हो रहा, और गुणन में सभी के लिए हो रहा है, और भाग में भी किसी के लिए नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखना कि हमें क्रम विनिमय नियम को देखना है, पूर्ण संख्याओं हो या फिर प्राकृत या फिर पूर्णांक या फिर परिमेय, कोई भी संख्या हो, उनमें योग में सभी में पालन होगा क्रम विनिमय नियम का, व्यवकलन में किसी में नहीं होगा, गुणन में सब में होगा, और भाग में किसी में भी नहीं होगा। तो ये हमारा पहला था क्रम विनिमय नियम का। अगले नियमों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।